हेलो फ्रेंड्स, ये देखो, ये हमारा जुगाड़ तंत्र है, पूरा जुगाड़ है यहाँ पर। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा तो कि दो पतली रेखाएं आपको दिख रही होंगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं ना प्रकाश जा रहा है, ठीक है, यहाँ से पतली से प्रकाश जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है दर्पण, ओके, समतल दर्पण है, अंधेरा है कमरे में थोड़ा सा तो। और यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है दर्पण पे पड़ने के बाद वह परावर्तित हो रही है, ठीक है। दिख रहा है कैसे परावर्तित हो रही है? यहाँ पर दर्पण है, यहाँ ये आपको हल्का सा अंधेरा दिख रहा होगा, यहाँ दर्पण है जहाँ पर ये परावर्तित हो रही है, ठीक है। और यहाँ से किरण जा रही है, तो यहाँ से जाने वाली किरण यहाँ से परावर्तित हो रही है। यह वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ यह सारा टॉपिक, लेकिन मैं आज आपको पढ़ाने वाली थी गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण पढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती थी एक बार समतल दर्पण के बारे में, क्योंकि जो परावर्तन का नियम है गोलीय दर्पण का वह ऐसा ही है, नियम एक ही है। अब हम चलते हैं गोलीय दर्पण को समझते हैं कि गोलीय दर्पण कैसे काम करता है। बाकी यहाँ जब हम लाइट में आते हैं, चलते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? किसी कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, ठीक है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन, एमसीक्यू होगा ना, तो सारे क्वेश्चन के ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। अब 3 यहाँ पर क्वेश्चन कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए इसमें। तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऐसे हो सकते हैं जिनमें इन तीनों को ही अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है, और फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है आपको एक पता हो दूसरा ना पता हो, तो हम इसको समझेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसको समझेंगे। तो देखो, जो अवतल दर्पण है, ठीक है, इसको मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये सब मैं आपको थ्योरी इसकी पढ़ा चुकी हूँ। हमें यहाँ पर क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल्स ही समझना है। तो जो न्यूमेरिकल्स है, कैसे इमेज बनता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि हम मानते कैसे हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक रूल बना है, ठीक है। हम उस रूल को अगर समझ जाते हैं तो एक क्वेश्चन बड़े ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो रूल क्या है? देखिए, यहाँ पर हमने मान लीजिए एक, ये आप समझते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यही होता है ना। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, इधर की तरफ हमारा धनात्मक होता है ना, दायां है, ये कौन सा है, दायां, या ये क्या है, राइट, ठीक है। तो राइट साइड में क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर इधर की बात करें तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, लेफ्ट साइड, ओके, ठीक। ऐसे ही यह क्या है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस क्या होता है, ऊपर का धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, और वाई डैश नीचे होता है जो क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, यहाँ पर ये जो बिंदु है ना, हम मानते हैं कि जो हमारा दर्पण है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उसका जो पी होगा ना, पी यानी ध्रुव जो होगा, मुख्य जो जहाँ पर हम रखेंगे उसे, ठीक है, वह क्या होगा, यहाँ पर होगा, ओके। जो अक्ष है, मुख्य अक्ष दर्पण का, वह मुख्य अक्ष क्या है, जो मुख्य अक्ष को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं या फिर पी कहते हैं, तो वह कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या मानते हैं कि कभी भी जो हम वस्तु को रखेंगे वह वस्तु हम इधर रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे, यानी वाई एक्स डैश के तरफ हम हमेशा हमारा बिंब रहेगा, ये बिंब यानी वस्तु, ठीक है। वस्तु कहाँ रहेगी, यहाँ, वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। तो यह हमेशा कहाँ रहेगी, वाई और एक्स और वाई के, यहाँ पर ये एक्स है डैश है, ठीक है, एक्स और वाई डैश के बीच में रहेगी, ठीक है। कभी भी वस्तु हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है, अनंत से भी आएगी तो ये रखेंगे। तो यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे तो इधर जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, निगेटिव होंगी ना, ए निगेटिव ए पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जो बिंब होगा, ठीक है, और बिंब को हम किससे डिनोट करते हैं, एक रूल फार्मूला तो आपको याद होगा ना, ये फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/r,
F, ये फार्मूला याद है। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, बिंब, ठीक है, बिंब की दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, ये क्या होता है, फोकस दूरी, और ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। तो 1/v + 1/u = 1/f। ओके, यह फार्मूला हमें पता है। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो बिंब रखेंगे उसे हम कहाँ पर रखेंगे, y और x डैश जो है इसके बीच में रखेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर रखेंगे। तो बिंब हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। आ गया समझ में, बिंब की जो दूरी होगी वो हमेशा कैसी हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि हमने इसे निगेटिव टाइप की ओर रखा है ना, जो x डैश है इधर रखा है, तो ये हमेशा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि देखो रूल इसलिए बनाया गया कि जब हम वस्तु को रख रहे हैं ना, तो कभी हमने मिरर को, कोई इधर मिरर कर देगा, कोई इधर मिरर कर देगा, ठीक है, तो एक रूल अगर बना दिया जाएगा तो मिरर हमेशा ही सही दिशा में रखा जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स के रूल तो हमेशा ही सत्य होते हैं, कभी भी फिजिक्स के जो रूल हैं अगर हमने उसे चेंज किया ना तो पूरा मान गड़बड़ा जाता है। तो यह सिर्फ सत्य को ही सत्य के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। तो इसलिए जो वस्तु रखेंगे हम किधर रखेंगे, इधर रखेंगे, ठीक है। अब बिंब का क्या होगा कि बिंब जो है इधर है, तो प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है और प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि इधर वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमेशा इधर बनेगा, ठीक है। जिधर वस्तु है इधर ही अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। ये भी हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, बहुत डिटेल में बताया था मैंने कि कैसे क्या हो रहा है। तो इधर जो प्रतिबिंब बनता है, जब यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक, ठीक है, और उल्टा होगा। y डैश x डैश पे कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, बिंब को रखते हैं, यानी वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता, ठीक है, यहाँ पर ना तो प्रतिबिंब बनता है ना ही यहाँ पर बिंब होता है। तो यहाँ पर न तो बिंब होगा, यानी न तो वस्तु होगी और ना ही प्रतिबिंब होगा, ठीक है, ना तो बिंब होगा ना ही प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर मैंने कट कर दिया। यहाँ पर यहाँ का y और x पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, इधर हमने कभी बिंब को नहीं रखा, बिंब हमेशा ही यहाँ रहेगा। तो यहाँ रखने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, सीधा होगा, और साथ में कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया आपको, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इसी से ये रूल बनता है, वस्तु हमेशा y और x डैश के बीच में रखेंगे, इसलिए वस्तु हमेशा ही निगेटिव होगी, जो वस्तु की दूरी होगी वह हमेशा निगेटिव होगी। याद रखना इस चीज़ को। प्रतिबिंब सदैव जो बनेगा वो यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और x डैश और y डैश के बीच में बनेगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर x और y के बीच में बनेगा तो हमेशा ही आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आ गया समझ में। यहाँ पर ना तो बिंब रखा जाता है ना ही प्रतिबिंब इस कोने में रखा जाता है, ठीक है। तो अब हम जरा अवतल दर्पण से शुरू करें, अवतल दर्पण से शुरुआत करते हैं हम। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमेशा ही P होता है, यानी मुख्य अक्ष। क्या यहाँ पर रहेगा, मुख्य अक्ष यानी P, यहाँ पे कोने पे। तो हमने माना कि हमने ऐसे रखा, ठीक, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों यहाँ पर है, हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि अवतल दर्पण है, हमने पीछे ऐसे कुछ नहीं किया ना तो भी हम मानेंगे अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में अंदर की तरफ क्या होता है, दिखाई देता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो अंदर से बनता है ना, बाहर की तरफ कलई की हुई होती है, और यहाँ के सामने हम प्रतिबिंब को, बिंब को रखते हैं, ठीक है, बिंब रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, यह मुख्य अक्ष है। और ये जो होता है
ये जो दूरी है ना, जहाँ से जहाँ तक दिखाई देता है, इसके बारे में मैंने क्या कहा था, इसके बारे में जहाँ से जहाँ तक की ये दूरी होती है, जहाँ से जहाँ तक, मान लो प्रकाश का परावर्तन जहाँ से जहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो यह जो दूरी है, इस दूरी से अगर वक्रता त्रिज्या बड़ी है, ठीक है, इस दूरी से वक्रता त्रिज्या अगर बड़ी है, इसको हम द्वारक बोलते हैं। ये जो दूरी है जहाँ से जहाँ तक प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, वो क्या होगा, अगर मान लो ये m है और ये n है, पेन चेंज करते हैं, ये m है और ये n है, तो m और n के बीच की जो दूरी होगी, m एंड n के बीच की जो दूरी होगी, वह कहलाती है द्वारक। द्वारक का मतलब प्रकाश के जाने का रास्ता, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, जो द्वारक होता है ना, वह छोटा होता है, किससे, वक्रता त्रिज्या से। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो अगर ये पूरा एक गोला था, गोले को हमने काटा है, तो जो गोले को काटा है तो उसका एक केंद्र होगा, उस केंद्र से और किनारे की जो दूरी है, मुख्य अक्ष कहें या फिर कोई भी गोले की जो किनारे की दूरी है, जो त्रिज्या होती है, जैसे कि गोले की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक ऐसे ही जो इसका केंद्र होगा, वहाँ से जो परिधि है, वहाँ तक की जो दूरी है, वह क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र से ये वाली जो वक्रता त्रिज्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ की ये वक्रता त्रिज्या जो होती है, ये मुख्य अक्ष पे आ जाती है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये इसका C है। C का मतलब क्या हो गया, वक्रता केंद्र, वक्र है ये इसका केंद्र, ठीक है, गोले का जो केंद्र है। उसके बाद एक चीज और, जब यह बड़ा होगा, हमने क्या कहा, वक्रता त्रिज्या, इसको हम R से डिनोट करते हैं ना, ध्यान से समझना। R क्या होता है, बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, ये जो द्वारक है, द्वारक यानी MN, ये जो इसको हम कहते हैं, ये किससे बड़ा होता है, ठीक है। तो जब यह बड़ा होगा तो इसके लिए एक चीज आ जाती है कि जो R होगा ना, ये त्रिज्या जो होगी, ये त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, यह R होती है, बराबर होती है 2f के, ठीक है, किसके, 2f के। f क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी का मतलब क्या हुआ कि अगर अवतल दर्पण पर हम सूरज की किरणें डालें ना, ऐसे मान लो सूरज की किरणें पड़ रही है ना, तो एक जगह इकट्ठा होंगी। सूरज की किरणें हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सूरज की जो किरणें वो समानांतर आती हैं। क्यों, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है। तो जब बहुत बड़े वस्तु की अगर आता है इमेज, तो कैसा होता है, मतलब जो किरण आएगी वह किरण कैसी होगी, समानांतर होगी। तो जो समानांतर किरणें हैं वो जहाँ पर आके इकट्ठा होती हैं, ठीक है, हमने ये आपको बता चुके हैं। तो जहाँ आके इकट्ठा होंगी, जितनी भी आएंगी वो जहाँ जाके इकट्ठा होंगी, वो क्या होती है, वो होता है मुख्य फोकस, ठीक है। और मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष की जो दूरी है वह क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। आगे समझ में। तो मुख्य अक्ष F होता है और F और P के बीच की जो दूरी होती है वो ये होती है फोकस दूरी, ठीक है, समझ में आया। ये क्या होती है, फोकस दूरी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इसका मतलब क्या है, जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी का दुगुना होता है। इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर है, वक्रता केंद्र, और जो मुख्य है वो उसके बीच में सेंटर में क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। यानी फोकस दूरी क्या करती है, यह इसको दो बराबर भागों में, जो वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। आया समझ में, इतना आ गया होगा बिल्कुल। तो अब हमने अब तक क्या समझा कि यहाँ पर बिंब है, ये सब कुछ समझ चुके हैं। अब देखो, जब भी यहाँ से बनेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण है तो क्या होता है, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती हैं जब इमेज बनता है, ठीक है। इमेज बनने की कितनी कंडीशन होती है, 6 कंडीशन होती है। मैंने याद करो, सबसे पहले क्या बताया था, अनंत पर, उसके बाद अनंत C से थोड़ा पीछे, फिर तीसरा C पर, चौथा C और F के बीच में, पांचवा F पर, और छठवां F और P के बीच में, ठीक है। यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, आप वह वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जबकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 5 कंडीशन कैसी हैं, जबकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। एक कंडीशन होती है जब इस F और P के बीच में कहीं पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, ठीक है। यहाँ बनेगा, आभासी होगा और सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। इसको याद कर लो आप कि सिर्फ एक कंडीशन है, जबकि, और मैंने ये भी बताया था कैसे आप इसको बनाओगे।
सिर्फ एक कंडीशन है, जब वस्तु यहाँ पर होगी F और P के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा आभासी वस्तु से बड़ा। ओके, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ें तो उस समय जब प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है, इधर इस साइड में, तो क्या होगा, वो प्रतिबिंब जब इधर बनेगा तो जो V होगा, ठीक है, V यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब इधर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। इतना आपको समझ में आ गया ना कि कब U माइनस होगा, कब V प्लस होगा, इतना आपको समझ में आया। तो अब देखिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो किसी कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, ठीक है। वक्रता यानी आर कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, बस कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। बस क्या है, एक वस्तु है या बिंब है। तो जो दूरी हो गई वस्तु बिंब की दूरी, वह क्या हो गई, U हो गई ना। और U कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद अगला, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति किससे ज्ञात करेंगे, V से। V क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की दूरी यानी स्थिति पता चल जाएगी कहाँ पे है। इसकी प्रकृति ज्ञात करना है कि छोटा है, बड़ा है, सीधा है, उल्टा है, कैसा है। उसके बाद आकार ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। तो आकार ज्ञात करने के लिए हम आवर्धन का सूत्र यूज करते हैं। आवर्धन बराबर होता है V/U के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, R और U पता है हमें, तो हम सबसे पहले एक सूत्र निकालते हैं, 1/V + 1/U = 1/F। हमें सिर्फ एक ही सूत्र इसमें याद करना होता है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है, सिर्फ एक सूत्र याद करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर हम अब इस कॉपी को थोड़ी सी हटाते हैं। अब देखो क्या है कि R है 3 मीटर और R किसके बराबर होता है, 2F के, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, V ज्ञात करना है, तो पहले तो हमें F ज्ञात करना होगा ना। तो R बराबर 2F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2 यानी 3/2 बराबर 1.5। और किस में है, मीटर में करना ना, 1/V ज्ञात करना, सॉरी 1/V = क्या हो गया, 1/F - 1/U, ठीक है, यही हुआ ना। तो 1/V = क्या हो गया, 1/F का मान क्या हो गया, 1/1.5, ठीक है। ये माइनस में है और हमने कहा कि वस्तु किधर है, इधर है। वस्तु किधर है, इधर है। तो जब वस्तु इधर है तो किधर होगी, निगेटिव होगी ना। अभी हमने क्या रूल देखा था कि वस्तु हमेशा ही इधर होगी और इधर क्या होगी, निगेटिव होगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, अभी एक चीज़ आपको, अभी आंसर आपको आधा आंसर तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। किसी कार में पीछे का दृश्य देखना है, ठीक है। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, कौन सा, उत्तल दर्पण। ओके, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की खास बात क्या है कि इसका प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है। इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है, ठीक है। साथ में वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, आकार क्या होगा। पहले तो हमें पता चलेगा वस्तु का आकार छोटा होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि आभासी होगा प्रतिबिंब और सीधा होगा और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल गया। अब आगे देखते हैं हम। तो 1/V = क्या हो गया, 1/1.5 और 1/U का मान क्या होता है, ये होता है 5, लेकिन होगा किसमें, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ माइनस के साथ इसको रखते हैं, तो -5 हो गया। आ गया समझ में। क्यों ये माइनस है, क्योंकि ये हमेशा ही एक्स एक्सिस पर बाईं तरफ होता है और बाईं तरफ जो होगा वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ इतना हमें पता चला। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर क्या होगा, इसका हम क्या लेंगे, लसा लेंगे ना। तो ठीक है, हम इसका लसा लेते हैं 1.5 और 5 का लसा क्या हो जाता है
जल्दी बताओ। 1.5 और 5 का लसा क्या हो जाता है? क्या कटेगा इससे? 7.5 कट जाएगा ना इससे। 1.5 और 5 से 7.5 कट जाएगा ना। 15 पचे 75, और यहाँ से अगर हम बात करें तो 5 से भी कट जा रहा है ना 75। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 और 5 से कुल लेंगे तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ना डायरेक्ट। क्या करना है, 5 और 25 का 5, 2, 5 एकम 5, 6, 7, 7.5 आ गया। ठीक है, 7.5। अभी माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। लेकिन 1.5 से कितनी बार में आया है 7.5? कितनी बार में आया है? 5 बार में, तो ये 5 हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया। और ये 5 से कितनी बार में आया है? 1.5 टाइम में, तो 1.5 हो गया। अब ये कितना हो गया, 6.5 अपॉन 7.5। ठीक है, कितना है, ये आ गया 6.5 अपॉन 7.5। ठीक है, अब इसके आगे करें, इसके आगे क्या होगा ये, अब आगे देखो, इसको कट करें हम, कट करिए, तो कट कर देते हैं इसको। 65 और 75 को हम तो ऐसे 5 से ही काटेंगे, लेकिन एक से भी हम काट सकते हैं ना। 65 एकम 65 हो जाता है, बचा कितना, 10। 65 से 65 कटा, 10 बचा, तो 100, 10 मिनट लगा दिया, 100 हो गया। 65 एकम 65 हो जाएगा, 2 बार में तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो एक ही बार में कटेगा, तो 1.1 हुआ। और फिर बचा कितना, 35, 350 हो जाएगा फिर से। तो 35, 350, तो 65 से 3 बार में कटेगा, 100, 200, 300, 3 से 5 से काटते हैं, 5 25, 5 6 30, 32 हो जाएगा। हाँ, तो चलो 5 टाइम में काट देते हैं। ठीक है, तो इसका आ जाएगा इतना। तो ये क्या हो गया, 1 अपन इतना आया है ना। तो अब हमने क्या किया, v का मान क्या हो जाएगा, 1.15 मीटर। ठीक है, इतनी दूरी हमने मानी कि इतना आ गया, इसका लगभग इतना ही आया होगा। इसके बाद आगे हम करते हैं कि अब हमें v पता चल गया, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी थी, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी। प्रतिबिंब की स्थिति तो पॉजिटिव में आई है ना, प्लस में है, तो प्लस किधर होता है, इस साइड में होता है, इसके इस साइड में होता है ना। और इस साइड में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। ठीक है, सीधा है, आभासी है। और यह कैसा है, u 5 मीटर की दूरी पर है, और ये क्या है, 1.15 मीटर की दूरी पर है, यानी ये कहाँ है, नज़दीक है। ठीक है, u की तुलना में ये नज़दीक हो गया। दूसरी चीज़, अब हमें ज्ञात करना है इसका आकार। प्रकृति हमें पता चल गया, अब हमें इसका आकार ज्ञात करना है। तो आकार हम ज्ञात करते हैं आवर्धन से। आवर्धन का मतलब होता है वृद्धि, साइज में वृद्धि या कमी दोनों आता है आवर्धन में। अब देखो, अगर आवर्धन ना ऐसा हो, जो आवर्धन होता है, अगर यह पॉजिटिव आया प्लस m, इसको m से लिखते हैं, तो अगर प्लस m आया तो इसका मतलब होता है प्रतिबिंब कैसा है, आभासी होगा। प्रतिबिंब आभासी होगा, इसको याद कर लेना आप, प्रतिबिंब आभासी होगा। अगर ये माइनस में है, माइनस m है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, हम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम क्लास में आराम से करते हैं। हम आपको बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अब क्या करना, m का मतलब होता है m इज इक्वल टू h डैश अपन h। h डैश का मतलब होता है v की ऊंचाई। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये होता है इसके बराबर, और यह बराबर है h डैश अपन h, ये बराबर होता है v अपन u के। ठीक है, v अपन u के बराबर होता है। तो अब देखो, v का मान क्या था, v का मान था 1.15। ठीक है, और u का मान क्या था, 5 था। ठीक है, 1.15 ये v का मान था, और u का मान क्या था, माइनस में था, -5 था। तो चलो इसको हम देख लेते हैं आगे अगर हम करें क्वेश्चन तो। और ये क्या हो गया, 5 से इसको कट करते हैं तो पॉइंट आ गया, और 11, 5 दूनी 10, 15, 5 15, और ये किस में आ रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये आ रहा है हमारा आंसर निगेटिव। ठीक है, ये आंसर निगेटिव आ रहा है, लेकिन हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पॉजिटिव में है v,
तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र और लगता है कि जब भी प्रतिबिंब, यहाँ से हमें पता क्या चला है, V पॉजिटिव था, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा होगा प्रतिबिंब, आभासी है। तो जब भी हम आभासी प्रतिबिंब लेते हैं ना, तो उस समय जो बिंब की ऊंचाई है उसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, बिंब की ऊंचाई हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब भी प्रतिबिंब आभासी होता है तो फिर बिंब की ऊंचाई हम क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई क्या करते हैं, हम निगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। पॉइंट 2-3। अब यहाँ पर क्या है कि सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा बिंब है। ठीक है, तो u = -10 हो जाएगा, क्योंकि कभी भी इधर ही रहता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बनाएं तो इधर अगर हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, -10 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर हो गया। बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो m जो बनेगा वो क्या होगा, 3 गुना 10 का 3 गुना क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर बना। ठीक है, और ये बात कर रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो m का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव होता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो m का मान निगेटिव होगा, और जब अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो m का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में होगा। तो m पता है, u पता है, और पूछ रहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। क्या पूछ रहा है, h डैश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, h डैश। और हम जानते क्या हैं, m = h डैश अपन h। यह होती है प्रतिबिंब की दूरी, यह होती है बिंब की दूरी, और ये बराबर होती है v/u के। ठीक है, तो हम v का मान हमें नहीं पता, पर u का मान तो हमें पता है ना, -10 हो गया, और m का भी मान हमें क्या पता है, -30 हो गया। तो अगर हम v का मान निकालें तो v क्या हो जाएगा, v = m × u। ठीक है, तो v = m क्या था, -30, एंड u क्या था, -10। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, v क्या होगा, 10 300। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 300 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। प्रतिबिंब कैसा है, इसमें दिया है वास्तविक, यहाँ पे लग रहा है आवर्धन 3 गुना है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब है बड़ा, वास्तविक, और वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, आगे समझ में। अगला एक क्वेश्चन, तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है। ठीक है, लंबाई क्या है, यानी ऊंचाई पूछ रहा, बता रहा है। लंबाई का कोई बिंब है, यानी h जो है वह क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, जो r है वह क्या है, 30 सेंटीमीटर है त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, दर्पण कैसा है, उत्तल है। उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, सीधा और आभासी। ठीक है, यहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चलती जा रही है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो u क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, u हमेशा माइनस होता है ना, तो -20 सेंटीमीटर। अब हम अगर इसको बात करें ऐसा, तो इमेज कुछ ऐसा है, समझ में आया। ये दर्पण कुछ ऐसा रखा हुआ है, ये उत्तल दर्पण है ना, तो दर्पण यहाँ पर, ये इसका P है, यहाँ पर कहीं U होगा, मतलब कहीं वस्तु यहाँ पे कहीं रखी हुई होगी, अब वो बात की बात है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। प्रकृति की स्थिति, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति का आकार, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें h डैश ज्ञात करना है, इसकी स्थिति जगह ज्ञात करनी है, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति तो इसका सीधा होगा और आभासी होगा, वही पहले पता है। आकार ज्ञात करना है, ऊंचाई, मतलब आकार को ही ऊंचाई भी कहते हैं ना, तो h डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, r है 30 सेंटीमीटर, तो f क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, r क्या होता है 2f के बराबर, तो r/2 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, f क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। कैसे निकला, r = 2f, तो f = r/2, 30/2 = 15 आ गया। अब देखो यहाँ पर u इधर है तो माइनस में हो गया, वस्तु की जो इधर होगी आभासी होगा ना, हमेशा जो वस्तु होगा और प्रतिबिंब होगा इधर होगा आभासी होगा, और इधर का जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है।
ठीक है। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो m क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो यहीं पर हमें पता है कि m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, दो चीज़ें हमें पता चल गई। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो बिंब की जो ऊंचाई होती है a, जो h होगा, a भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। इतना कंफर्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें याद कर लेना, ये चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखो, अब पूछ क्या रहा है, स्थिति जानते हैं तो F हमें पता है, U पता है, तो हम V निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले हम V निकालेंगे, V तो स्थिति बताएगा हमें। तो हम क्या जानते हैं, 1/V + 1/U = 1/F। तो 1/V क्या हो जाएगा, 1/F - 1/U, यही होगा ना। तो 1/V = 1/F क्या था, 15 माइनस 1/U माइनस में था, -20, माइनस और माइनस हो गया प्लस, हो जाएगा ना। 1/V = अब क्या है जो इन 15 और 20 से दोनों से कट जाएगा, 15 चौक के 60, 20 तिहाई 60, तो यहाँ पे 60 हो गया। ओके, 60 हुआ ना। अब 15 से 3 बार में कटा, और सॉरी 15 से 4 बार में और 20 से 3 बार में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7/60 = 7 से 7 के बाद 56 8 56.40 7 बचे 35 5, तो यही आएगा। ठीक है, तो V का मान क्या हो जाएगा, 8.5, और किस में हो गए, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब V हमें पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, M पता कर लेते हैं। तो M बराबर H'/H = V/U। ठीक है, H हमें पता है, यह 5 है, तो H'/H क्या है, 5 = V का मान क्या हो गया, 8.5, और U का मान जो U है वो क्या है, -20 है, तो ये हो गया -20। ठीक है, अब हम निकालें तो H' -20 H', ठीक है, = 5 × 8.5, तो H' = 5 × 8.5 / -20। ओके, 5 से 4 बार में, और 4 से 1 कटेगा, 4 दूनी 8, और दशमलव हो गया, 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। ओके, ये हो गया, और ये किस में होगा, माइनस में। ठीक है, तो जो ऊंचाई हो गई, V की जो ऊंचाई है वह क्या होगी, इतनी हो गई। ठीक है, और इसकी ऊंचाई थी 5, यानी जो वस्तु होगी वह छोटी होगी, और प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब छोटा होगा। और हम पहले से ही जानते हैं कि जब भी उत्तल दर्पण होता है तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा बनता है। और यहाँ से भी हमें वही पता चला कि प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। ऊंचाई हमें पता चल गई, ऊंचाई इसकी क्या होगी, तो जो H' है वो क्या हो जाएगा, 2.125। ठीक है, लगभग आधा। उसके बाद प्रकृति हमें क्या पता चल गई, सीधा, आभासी, छोटा। स्थिति कहाँ पर है इसकी, यहाँ पर है। ठीक है, वस्तु के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे है। और बस इतना ही पता करना था। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन अब हम क्वेश्चन आपको दो देंगे, वो ध्वनि, बल, वेग, विस्थापन, दर्पण, इन सब से क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस। अब आप ना जरा ध्यान से सबको पढ़ लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप ये ना सोचो कि ये नया क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आपको ये तो बता के आएगा नहीं कि बेटा हमने ये बल वाला क्वेश्चन दिया है, जरा कर लो, तो ऐसा तो नहीं आएगा ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे क्वेश्चन अब एक साथ लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अब तक अगर नहीं पढ़ा है तो पुरानी वीडियो जो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने, और आपको एक बार अगर आप देख लोगे ना तो आपको याद हो